हेलो। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का ये पार्ट 3 होने वाला है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अच्छे से आप लोगों को समझाया गया है, आसान भाषा में आप लोगों को बताया गया है, और आज की क्लासेस में भी आप लोगों को आसान भाषा में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है और ये जो चैप्टर है, यानी पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का, इससे जो है ना कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अधिकतर अंक जो है इसी चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जो है इस चैप्टर को आप लोग को बारीकी से समझना है, हर एक टॉपिक को आप लोग को अच्छे से समझना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 के साइंस वाले यानी संकल्प बैच में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों की क्लासेस जो है रेगुलर होने वाली है, रेगुलर चल ही रही है एप्लीकेशन पर। और जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पे दिक्कत नजर आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए बच्चों, आज की जो क्लासेस होने वाला है बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, ये पार्ट 3 होने वाला है। तो जो भी बच्चे पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो है क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप एक बार जो है उसे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में यानी पार्ट 2 वाले क्लास में मैंने जो है आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन के बारे में बताया हुआ है। देखिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की टॉपिक को हम लोग समझेंगे। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन किसे कहा जाता है कि अगर किसी पुष्पी पादपों में अगर 2 बार निषेचन हो रहा है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहेंगे, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये एक लाइन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे जो है 3 अंक का आपका जो प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार से समझना है, बताना है कि पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। अंकुरण के बाद दोनों मेल गैमीट ओव्यूल में प्रवेश करता है। पहले मेल गैमीट जो है ध्रुवीय सेल 2n से निषेचित होकर के यानी कि जो है फर्टिलाइज होकर के त्रिगुणित यानी कि 3n प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN या भ्रूणपोष का जो है निर्माण करता है। यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब हो गया भ्रूणपोष, याद रखिएगा, भ्रूणपोष का जो है निर्माण करता है। और दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो अंडाणु से जो है निषेचित होकर के जो है जायगोट का निर्माण करता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया जो है 2 बार संपन्न हो रही है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कितने बार हो रही है? तो 2 बार हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? यह जो है डबल फर्टिलाइजेशन है, यानी द्विनिषेचन कहेंगे इसको, है ना। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि जायगोट जो होता है मियोसिस डिवीजन के अनुसार, है ना, जब जायगोट जो है मियोसिस डिवीजन करता है यानी कि समसूत्री विभाजन करता है, उसके बाद जो है या डिवीजन होकर के विभाजित होकर के जो है एम्ब्रियो को जो है बनाता है, यानी कि जो है भ्रूण का निर्माण करता है। साथ ही जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना, ये जो है विभाजित होकर जो है इंडोस्पर्म का जो है निर्माण करता है, यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, अच्छे से समझिएगा। साथ ही प्यारे बच्चों, आप स्ट्रक्चर को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभार जो है आपके एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको जो है सिर्फ क्या है, नामांकित चित्र कीजिए, है ना, नामांकन कीजिए, तो आपको नामांकन कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो है आपका केंद्र है जो कि पोलर जो है न्यूक्लाई है ना। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यानी कि ये 4 जो है केंद्रक यहाँ पर है, और 4 यहाँ पे कोशिका का निर्माण कर रहा है, 4 सेल का निर्माण कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडाल सेल, याद रखिएगा एंटीपोडाल सेल। और यहाँ पे देखिए ये जो है त्रिगुणित है, यानी कि इसको एक सेल, ये वाला बड़ा वाला जो भाग है वो एक सेल है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है ना उसको जो कहते हैं सेनेजाइड, याद रखिएगा सेनेजाइड कहते हैं, है ना। और यही जो है परिपक्व होकर तो यहाँ पे जो है द्विनिषेचित, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका 2n था, ये जो आपका 2n था, यहाँ पे 2n था, ये त्रिगुणित होकर जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो है निर्माण किया है, भ्रूणपोष का निर्माण किया है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पोलर जो है न्यूक्लियाई जो है फ्यूजन जो त्रिगुणित होकर जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो निर्माण किया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो।
उसके बाद जस्ट आप नीचे यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो है थोड़ा सा लंबा आकार का दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है 2n है ना, ये जो है एग सेल है, ये क्या है एग सेल है जो कि जायगोट का निर्माण कर रहा है, जो कि आपका क्या है द्विगुणित है ना। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से समझेंगे। साथ ही प्यारे बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा नामांकन चित्र के अनुसार आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हेडलाइन को समझें, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट में आप समझिएगा कि इंडोस्पर्म का जो विभाजन है पहले से शुरू होता है, जबकि जायगोट का जो विभाजन होता है वो बाद में शुरू होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि इंडोस्पर्म विभाजित होकर के इम्ब्रियो के बनने में सहायक होता है, अर्थात पोषण प्रदान करता है। और ये क्या करता है बच्चों, याद रखा, इंडोस्पर्म जो होता है वो इम्ब्रियो बनने तक का जो है ये क्या करता है, पूरी तरह से पोषक प्रदान करता है। किसको? तो भैया इम्ब्रियो से बनने तक का, है ना, याद रखिएगा, पोषक प्रदान करता है। बीज के जो है पुनराविकसित होते होते जब बीज जो है परिपक्व होने लगता है, बीज का जो है निर्माण होता है, सीड का जो है फॉर्मिंग होता है, फॉर्मेशनिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, प्राय जो इंडोस्पर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है ना, भ्रूणपोष होता है वो खत्म होने लगता है। परंतु जो है कुछ बीज, जैसे मान के चलिए कि मक्का का हो गया, भिंडी का हो गया, या जो है नारियल का जो बीज होता है उसमें जो है जो इंडोस्पर्म होता है वो मौजूद ही रहता है। नारियल का आप सफेद वाला भाग देखे होंगे ना जी, नारियल खाए होंगे कि नहीं खाए हैं, उसका तो पानी आप लोग बहुत पिए होंगे, और जो सफेद वाला भाई भाग आप लोग खाए होंगे, तो वो सफेद वाला जो भाग है वो इंडोस्पर्म में ही है, वो क्या है, इंडोस्पर्म ही है, ठीक है, याद रखिएगा। इस आधार पर जो है बीज को जो है इंडोस्पर्मस तथा नॉन इंडोस्पर्मस सीड भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर जिसमें जो है बीज है, जिसमें क्या होता है, बीज में अगर जो है इंडोस्पर्म मौजूद है उसको कहेंगे इंडोस्पर्मस, है ना, या नहीं तो जिसमें नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे इंडोस्पर्मस नॉन इंडोस्पर्मस सीड कहेंगे, है ना, याद रखिएगा। इस प्रकार से बीज को हम लोग कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो भैया आप इसका जो है आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है कुछ जो है घटक सामने आती है, कुछ घटक जो है सामने देखने को मिलता है, यानी कुछ जो है बदलाव कह सकते हैं। यानी कि द्विनिषेचन के बाद जो है पुष्पीपाकों में जो है अलग अलग तरीके से जो है बदलाव देखने को मिलता है, चेंजिंग देखने को मिलता है। पहला होता है कि इंडोस्पर्म का जो है विकास होता है, पहला क्या होता है, इंडोस्पर्म का विकास होता है। दूसरा क्या होता है, जायगोट का विकास होता है। कब तक होता है, जब सीड पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए, सीड जो है पूरी तरह से ना बन पाए, है ना। यहाँ पे जब तक सीड जो है बनने तक जो है जायगोट का जो है विकास होता है, उसके बाद जो है सीड का निर्माण होता है, उसके बाद फ्रूट का निर्माण होता है, यानी कि फल का निर्माण होता है। ये जो है चार जो है मुख्य घटक हैं, जो कि मुख्य जो है घटनाएं होती है, जो कि द्विनिषेचन के बाद यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो है देखने को मिलता है। ये बदलाव कह सकते हैं, बदलाव होता है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है पूरी तरीके से हम लोग जो है डिफाइन करके हम लोग समझेंगे, है ना। इस टॉपिक को आप लोग समझिएगा। पहला है बच्चों इंडोस्पर्म का विकास, इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। साथ ही प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास में ज्वाइन किए हुए क्लास देख रहे हैं, तो आपको मैंने ये कहा था कि आप ऐसा करें कि आप अपना कॉपी कलम जो है निकाल कर रखिएगा, और इसको जो है आप लोग जो है कॉपी कलम में लिखने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी में जो है आप लोग उतारने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो भी बच्चे जो है एप्लीकेशन में बैच लिए हुए हैं, बैच में ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको तो वहां पे पीडीएफ मिल ही जाएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हैं तो इसका जो है पीपीटी आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि जो डिजिटल बोर्ड पे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका जो है पूरी तरह से वहाँ पे फॉर्मेट आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों टॉपिक की ओर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टॉपिक क्या है कि इंडोस्पर्म का जो विकास होता है वो किस प्रकार से, याद रखेंगे कि इंडोस्पर्म का विकास यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पैन में लगातार जो है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जो है होता है। याद रखिएगा इंडोस्पर्म का विकास जो है एम्ब्रियो के विकास से ठीक जो है पहले होता है, यानी इंडोस्पर्म का जो विकास होता है, इंडोस्पर्म ही विकसित होकर जो है एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। और यहाँ पे याद रखिएगा एम्ब्रियो के विकास के ठीक पहले जो है इंडोस्पर्म का विकास होता है ना, जो कि निम्नलिखित जो है तीन तरह से जो है विकास को जो है प्रदर्शित करता है, विकास होता है। पहला होता है बच्चों फ्री न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेल्यूलर, और तीसरा होता है हेलोबियल, याद रखेंगे। चलिए ये जो फ्री न्यूक्लियर है, फ्री जो न्यूक्लियर है ये क्या है, इसको भी हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे।
देखिए फ्री न्यूक्लियर है कहेंगे कि पहले बनने में केंद्रक का विभाजन लगातार होता है तथा ना कोशिका भित्ति का निर्माण होता है ना, ना कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और दूसरी स्थिति में जो है केंद्रक के विभाजन के साथ साथ जो है कोशिका भित्ति का निर्माण भी जो है जारी रहता है ना। जबकि तीसरी स्थिति में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन होती है। उसके बाद जो है कोशिका के अंदर केंद्रक का जो है लगातार विभाजन होती है तथा बाद में यानी कि जो है कोशिका का जो है विभाजन होने लगता है, जब बाद में ये विकसित होने लगता है तो बाद में इस पर जो है सेल का निर्माण होता है। इसमें किस पर निर्माण होता है? सेल पर निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। क्लियर है? क्लियर है? इंडोस्पर्म का जो है विकास किस प्रकार से है तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव में सवाल ज्यादा पूछा जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे थोड़ा सा नोट में आप लोगों को याद रखना है कि नारियल का जो पानी है, नारियल का जो पानी वाला भाग है उसमें मुक्त केंद्रक जो है काफी संख्या में पाई जाती है, जबकि किनारे का जो सफेद भाग है वो कोशिकीय इंडोस्पर्म्स का निर्माण करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है ना। एक बच्चा कह रहा है सर एप्लीकेशन में जो है एक बार अपडेट कर दीजिएगा। बिल्कुल इसको अपडेट कर देंगे, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे अगला टॉपिक है बच्चों, जायगोट का जो विकास है वो सीड के बनने तक का किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से विकास होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीबीआई टॉपिक है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये वीबीआई टॉपिक है, इससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल देखने को मिलेगा और आपका सब्जेक्टिव में भी सवाल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए युग्मनज जो कि जायगोट है उसका विभाजन यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से के विभाजन के कुछ ही समय बाद जो है शुरू हो जाता है। जायगोट डिवीजन होकर, है ना, डिवीजन होकर 2 सेल में बदलती है। माइक्रोपाइल के तरफ की सेल आधारी कोशिका जो है कहलाता है। याद रखिएगा माइक्रोपाइल के तरफ जो है जो सेल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधारी कोशिका कहते हैं, है ना। और जो दूसरी तरफ जो कोशिका होती है, दूसरी कोशिका को जो है भ्रूणी कोशिका यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल कहे जाते हैं या कहलाता है। प्रारंभिक विभाजन एक जो है दालपत्री तथा द्विदालपत्री दोनों में जो है समान होता है। यानी कि प्रारंभिक विभाजन के दौरान जो है एक दाल बीजपत्री और जो है दूसरा जो है द्विदालपत्री, एक दालपत्री या द्विदालपत्री दोनों में जो है समान ही रहता है, जिसे जो है एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। और भ्रूणी कोशिका विभाजित कर क्या याद रखिएगा? प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राक भ्रूण का जो है निर्माण करता है। प्रो एम्ब्रियो यानी प्राक भ्रूण में भी सेल डिवीजन होता है, इसमें भी जो है कोशिका विभाजन होता है और जिससे इसका जो है गोलाकार तथा हृदय के अब्ध का आकार हो जाता है, यानी कि हृदय के आकार की तरह हो जाता है। याद रखिएगा यह क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा प्रो एम्ब्रियो में भी सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो आकार है उसमें बदलाव होता है और इसका आकार जो है हृदय के आकार का होता है या जो है गोलाकार आकार का देखने को मिलता है। जब आधारी कोशिका का डिवीजन होता है तो वह जो है प्रो एम्ब्रियो के अंदर की तरफ के इंडोस्पर्म में घुसकर जो है उसमें जो है पोषक जो है प्राप्त करता है। उसमें क्या करता है? इसमें इंडोस्पर्म में घुस करके जो है उससे क्या प्राप्त करता है बच्चा? याद रखिएगा पोषक जो है प्राप्त करता है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा सा समझेंगे, आगे समझेंगे कि जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो कैसे हुआ याद रखेंगे। हमने अभी जस्ट बताया है कि ये जो है माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल सॉरी यहाँ पे आप समझिए, इसको आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि ये जो कोशिका होता है जायगोट जो होता है वो जो है सबसे पहले विभाजन किसके अनुसार विभाजन हुआ है ना? प्राइमरी इंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियस के विभाजन के कुछ ही समय बाद जो है इसका विभाजन शुरू हो जाता है और जायगोट जो होता है वो डिवीजन होकर के विभाजित होकर के जो है 2 सेल में निर्माण होता है। पहला जो सेल होता है वो भ्रूणी कोशिका में और दूसरा सेल जो है आधारी कोशिका में व्यक्त हो जाता है, बट जाता है। प्रारंभिक विभाजन के दौरान जो है एक दालपत्री या द्विदालपत्री दोनों में समान ही रहता है और जिसमें क्या होता है एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहेंगे। और भ्रूणीय कोशिका विभाजित होकर के जो है याद रखिएगा प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राग भ्रूण का निर्माण करती है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देख लीजिए, याद रखिएगा प्रो एम्ब्रियो के अंदर की तरफ के इंडोस्पर्म में घुसकर जो है उसमें क्या करता है? पोषक जो है प्राप्त करता है।
एम्ब्रियो के कुछ जो है सेल्स जो कि है ना सस्पेंसर सेल के निकट होता है। सस्पेंसर सेल का मतलब क्या हो गया, आधारीय कोशिका, उसको क्या कहते हैं, आधारीय कोशिका के निकट जो है होता है। और जो है ये हैप्टो, याद रखिएगा हाइपोकोटाइल है ना, हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार कहलाता है, जिसमें कि मूलांकुर जो है रेडिकल का विकास होता है। और इसके विपरीत की सेल्स यानी कि एपिकोटाइल बीज पत्रों कहलाता है, जिसमें की का निर्माण होता है, गुण परिपक्व होकर एक दलपत्री या द्विदल पत्री में विकसित होता है। और इसके बाद बीजांड का जो है यानी कि इंटेक, अरे भाई इंटेगमेंट यानी कि, अच्छा ये चीज तो हम पहले भी बताए थे ना कि बीजांड का जो है अध्यावरण का लिग्निफाइड होकर जो है टेस्टा का निर्माण करता है, जिसे सीड कोड भी कहा जाता है ना, टेस्टा का निर्माण करता है, उसका जो हम सीड कोड भी कहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि, याद रखिएगा कि बीजांड के अध्यावरण, बीजांड का अध्यावरण का निर्माण में जो आपका टेस्टा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको जो हम लोग क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पिक्चर के अनुसार आप समझिए, तो ये क्या है बच्चों, ये युग्मनज है, जायगोट है ना। यह जो है विभाजन होता है इसका, तो ये क्या होता है कि ये पहला ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है निलंबक, और दूसरा क्या होता है एम्ब्रियोनिक सेल में विभक्त हो जाता है ना, दो में है ना, 2 सेल स्टेज में, जैसे कि अभी हमने बताया। यहाँ पे आप समझिए कहाँ गया भैया, चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे डिफिनेशन में, है ना, डिफिनेशन में चलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी आप लोगों को बताया कि युग्मनज यानी जायगोट का जो विभाजन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विभाजन के कुछ ही समय बाद वो शुरू हो जाता है, और जायगोट जो होता है वो डिवीजन होकर 2 सेल में बदल जाती है, 2 सेल में बदल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। ये 2 सेल में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में जो है बदल रही है, और उसके बाद यह विभक्त होकर के या परिपक्व होकर गोलाकार जो है भ्रूण का निर्माण किया, है ना। उसके बाद बच्चों ये जो है हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करता है। इसके बाद विभक्त होकर के जो है द्विदाल पत्री में विभक्त हो जाता है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये जो है बीज पत्र है ना, ये क्या है, बीज पत्र है। पहला एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये, यानी द्विदाल पत्री में जो है विभक्त हो जाता है। और ये क्या है, मूलांकुर है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, जो कि पूरी तरह से ये परिपक्व का चित्र दिखा रहा है ना। ये इस प्रकार से आप लोगों को देखना है, अच्छे समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग ना पिक्चर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा उतारने का, है ना। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पे समझना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पादपों में जो जनन होता है, बीज फल एवं विशिष्ट प्रजनन विधियां, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया है ना। चलिए आगे चलते प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझिए, द्विदाल पत्री बीज का जो विकास होता है, नहीं डायगोट सीट का डेवलपमेंट जो होता है, उसको आप लोग समझेंगे। याद रखिएगा, एक द्विदाल पत्री बीज या द्विबीजपत्री में एक भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा 2 दाल पत्र पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का भाग एपिकोटाइल कहलाता है। ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल कहा जाता है, जिससे कि प्रांकुर, है ना, जिससे कि प्रांकुर का जो है विकास होता है। और जबकि अक्ष के नीचे का विपरीत भाग, अक्ष का ये अक्ष है, इससे ठीक नीचे वाला जो भाग है, विपरीत वाला भाग जो है, उसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये वाला भाग को हाइपोकोटाइल कहेंगे। और जिससे क्या है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल का विकास होता है, यानी कि ये जो है रेडिकल का यानी मूलांकुर का जो है विकास होता है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे बच्चों। और उसके बाद रखेंगे याद कि रेडिकल को जो है रूट टिप भी कहते हैं। रेडिकल को क्या कहा जाता है, रूट टिप भी कहा जाता है। और जो कि ये रूट कैप से घिरा रहता है, और ये जो है रूट कैप से घिरा रहता है। देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ऐसे करके जो है इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों का रूट कैप जो है घिरा रहता है ना। ये याद रखिएगा, ये जो है रूट टिप जो है ये पूरी तरह से जो है रूट कैप से जो है घिरा रहता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग समझिएगा, है ना, आगे समझते जाएंगे। चलिए, एक दाल पत्री बीज का विकास, चलिए अब इसको थोड़ा सा समझे। देखिए, एक दाल पत्री बीज का जो विकास यानी कि मोनोकोट सीड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि एक दाल पत्री बीज में एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक दाल पत्र जो है पाई जाती है।
जिसमें जिसमें दालपत्र बहुत कम विकसित होता है, जिसे याद रखिएगा स्केटुलम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्केटुलम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? स्केटुलम कहा जाता है, जो कि ऊपर वाला भाग में रहता है ना। ये स्केटुलम जो है भ्रूणीय अक्ष किनारे व्यवस्थित होता है। एक दालपत्री बीज साधारणतः जो है भ्रूणपोषी होता है, जिसमें कि भोज्य पदार्थ जो है संचित रहता है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है, बताइए कि एक दालपत्री बीज साधारणतः जो है क्या होता है? तो आप याद रखिएगा भ्रूणपोषी होता है। और इसमें क्या संचित होता है? तो इसमें जो है संचित होता है भोज्य पदार्थ। याद रखिएगा भोज्य पदार्थ जो है संचित होता है, याद रखेंगे। भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो कि स्केटुलम के आधार के ऊपर होता है, उसे जो है एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल का अंतिम सिरा जो कि प्रांकुर यानी कि पोलिमूल कहलाता है, जो कि एक रक्षात्मक भित्ति से घिरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जो है आपका जो है याद रखिएगा पोलीपेटाइल यानी कि पांकुर चोल कहेंगे, है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और स्केटुलम से आधे निचले भाग को याद हो जाएगा, आधे निचले भाग को जो है हैप्पिकोटाइल कहते हैं। और इस हैप्पिकोटाइल में याद रखिएगा, इस हैप्पिकोटाइल में क्या होता है? इस हैप्पिकोटाइल में प्यारे बच्चों याद रखिएगा मूलांकुर यानी रेडिकल होता है, जो कि रूट कैप से घिरा रहता है। और हैप्पिकोटाइल की पूरी संरचना एक भित्ति द्वारा जो है घिरी रहती है, जिसे जो है मूलांकुर चोल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूलांकुर चोल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, याद रखिए। चलिए आगे समझ लीजिए बीज का निर्माण, है ना। जो आपका सीड का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से तैयार कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भैया ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछने वाला है ना। तो बीज का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको आप लोग समझेंगे, अच्छे से याद रखिएगा, है ना। बीज का निर्माण तो याद रखिए कि बीज एक परिपक्व तथा निषेचित जो है बीजांड यानी कि मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जिसमें भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो पाया जाता है। बीज में भोज्य पदार्थ का संचय उसके दालपत्र यानी कि बच्चों याद रखिएगा दालपत्र और भ्रूणपोष में होता है। देखिए बीज में जो भोज्य पदार्थ है, बीज में जो भोज्य पदार्थ का जो संचय होता है, ये दोनों में होता है। एक क्या होता है? दालपत्र में भी और भ्रूणपोष दोनों में होता है। इसको आप लोग नोट रखिएगा। बीज एक बाहरी रक्षात्मक भित्ति द्वारा जो है घिरी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? सीड कोड कहा जाता है, यानी कि छिलका कहा जाता है। याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। निषेचन के बाद जो है बीजांड से एक जो है क्रमबद्ध बदलाव के परिणाम स्वरूप होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से ये जो है बदलाव देखने को मिलता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो है बीजांड में जो है अलग अलग तरीके से बदलाव देखने को मिलता है, उसको भी समझिए। तो याद रखिएगा अध्यावरण में, है ना, अध्यावरण में याद रखिएगा इंटीग्मेंट में याद रखिएगा बीज के ऊपर का सीड कोड जो है छिलका बनता है ना। और अंडाणु कोशिका जो एग सेल का जो निषेचन होता है, इसमें जो क्या होता है? बीज में मौजूद जो है भ्रूण यानी एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है। और ध्रुवीय कोशिका का विभाजन में इसके निषेचन की प्रक्रिया में पोलर सेल के फर्टिलाइजेशन में ये जो है एम्ब्रियो स्पर्म यानी भ्रूणपोष जो है बनाता है या भ्रूणपोष बनता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको आप लोग समझ गए। चलिए अब समझते हैं बीज का निर्माण, बीज का प्रकार के बारे में, है ना। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए याद रखिएगा बीज के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए बच्चों, इंडोस्पर्म की उपस्थिति तथा इंडोस्पर्म की अनुपस्थिति में, यानी कि आपका जो है इंडोस्पर्म जब प्रेजेंट होता है और इंडोस्पर्म जब अब्सेंट रहता है, उसके आधार पर जो है बीज जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान के चलिए इंडोस्पर्म जो है मौजूद है ना, इंडोस्पर्म जो है मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, तो उसमें तो याद रखिएगा उसको कहते हैं इंडोस्पर्मिक या जो है अल्ब्यूमियस यानी कि भ्रूणपोषी, और दूसरों को कहेंगे यानी कि इसको कहेंगे नन इंडोस्पर्मिक, यानी कि उसको कह सकते हैं हिंदी में अभ्रूणपोषी, है ना। देखिए अब देखिए बच्चों इंडोस्पर्मिक यानी कि मतलब हो गया कि जिसमें क्या है? इंडोस्पर्म जो है मौजूद है ना, उपस्थित है। तो याद रखिएगा वह बीज जिसमें भ्रूणपोष होता है उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, यानी कि इंडोस्पर्म इसमें मौजूद है। यह प्राय जो है एक दालपत्री बीज होता है। इसमें जो है भ्रूण के विकास के क्रम में भ्रूणपोष जो है बचा रहता है एवं इसमें
इसमें भोज्य पदार्थ जो है संचित रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि धान, गेहूं, मक्का, नारियल, अंडरी, अरंडी, इटीसी। यानी कि धान के बीज में, गेहूं के बीज में, मक्का के बीज में, नारियल के बीज में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है मौजूद होता है। नारियल का फल तो आपने देखा होगा, नारियल में जो सफेद वाला जो भाग होता है ना, वही एंडोस्पर्म है ना, याद रखिएगा। चलिए अब यह समझ लीजिए कि जिसमें जो है एंडोस्पर्म जो है मौजूद नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, अब्सेंट रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि अभ्रूणपोषी कहेंगे। वैसा भी जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, जिसमें क्या भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता है, अर्थात भ्रूण के विकास के क्रम में भ्रूणपोष जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के बीज में जो है भोज्य पदार्थ उसके दाल पत्र में संचित रहता है। जैसे कि मान के चलिए मटर, चना, सैम तथा अन्य जो है दलहनी जो है बीज होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म जो है मौजूद नहीं होता है, उसमें जो है एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है, भ्रूणपोष मौजूद नहीं रहता। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे जो है पौधों को, ऐसे पौधों के ऐसे यानी कि बीज को क्या कहा जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि अभ्रूणपोषी उसे कहा गया है ना। तो इसके उदाहरण को आप लोग नोट कर लीजिएगा, उदाहरण से आपके लोगों का याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा बीज है, इनमें से ऐसा कौन सा बीज है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। यानी ऐसा भी सवाल कह सकता है कि बताइए क्या धान के पौधों में, है ना, धान के बीज में एंडोस्पर्म पाया जाता है, क्या नारियल के पौधों में या नारियल में जो है एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ नारियल में जो है एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगर कहेगा कि दलहनी पौधों में, बताइए दलहनी पौधों में या दलहनी बीज में क्या एंडोस्पर्म पाया जाता है, उपस्थित होता है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, हमने अभी जस्ट बताया कि उसमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं होता है, एंडोस्पर्म मौजूद ही नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो ये उदाहरण को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अगर मान के कहेगा बच्चों परिभाषा दीजिए, भ्रूणपोषी को परिभाषा करना है तो भैया डायरेक्ट कीजिएगा, इसके बीज में, इस प्रकार के बीज में क्या होता है, एंडोस्पर्म मौजूद होता है, जिसको हम भ्रूणपोषी कहेंगे, है ना, यानी कि एंडोस्पर्मिक कहेंगे। अगर कहेगा नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि जिसमें एंडोस्पर्म मौजूद ही नहीं रहता, एब्सेंट रहता, उसको कहेंगे यानी कि अभ्रूणपोषी कहेंगे। याद रखिएगा, इस प्रकार से जो है आप लोगों का सवाल जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे समझ लीजिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा नोट में आप लोग को नोट कर लेना है बच्चों कि भ्रूणपोषी बीज में जो है न्यूक्लियस का कुछ भाग शेष रह जाता है, जिसे जो है परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, भ्रूणपोषी बीज में न्यूक्लियस का कुछ भाग शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अब देखिए बीज के महत्व, ये नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बीज का जो महत्व है उसको आप समझिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड। याद रखिए बच्चों कि पौधों के विभेदीकरण में बीज का महत्व जो है योगदान होता है, अर्थात बीज को एक जगह से ले जाकर के कई स्थानों में पौधों को उगाए जा सकते हैं। यानी कि मान के चलिए हमने आज आम खाया है और आम की जो गुठली है, मतलब आम जो है हम बाजार से खरीदे, वो कहीं और से आया होगा और उसी के बीज, उसके ही बीज को हम जो है अपने बागान में जाके लगा दिए, तो उससे पौधा हुआ, फिर उसके से जो है फल होगा। यानी कि बीज को क्या है, अलग अलग जगहों पर जो है हम लगा सकते हैं, फसल उसके लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे समझिए कि एक बीज में इतना भोज्य पदार्थ जो है संचित रहता है जिससे कि वह जो है सूक्ष्म पौधा बना सके, अर्थात पौधों को जो है प्रकाश संश्लेषण के योग्य होने से पहले तक भोज्य प्रदान करता है। याद रखिएगा, जब बीज जो है मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है तो वो अंकुरित जब होने लगता है तो उसके अंदर जो है भोज्य पदार्थ पहले ही से ही संचित रहता है। जब तक वो पूरी तरह से पौधा जो है निकल नहीं जाता है, जब तक वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सक्षम नहीं हो पाता है, तब तक जो है उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ संचित रहता है वही उसके लिए जो है भोजन का जो है, भोज्य का जो है निर्माण करता है, भोज को जो है प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है ना जी। इसको आप नोट कीजिएगा। आगे देखिए, तो बीज की जो ऊपरी जो है भाग यानी जो छिलका होता है, बीज के लिए रक्षात्मक कार्य करता है ताकि भविष्य में जो है इसके नए जो है पौधे जो है उग सके, है ना। और देखिए बीज का जो निर्माण है वो लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
के द्वारा होता है, अर्थात यह नए पौधों में अनुवांशिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएशन को दर्शाता है, जो कि जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है। सवाल पूछा जाएगा कि बीज का निर्माण जो है किस प्रकार का जो है प्रजनन के दौरान होता है, तो आपको याद रखना है यह जो है लैंगिक प्रजनन के दौरान होता है, यानी कि बीज का जो निर्माण होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, द्वारा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर ना? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है बीज का परिपक्वता यानी कि डोरमेंसी ऑफ सीड। इसको आप समझिए। देखिए, बीजों का वह अवस्था जिसमें उसके अंदर की सभी जैविक क्रियाएं जो है स्थिर रहती है, एक निश्चित जो है प्रसुप्त अवस्था यानी कि डोरमेंसी जो स्टेज होता है, इसके बाद अर्थात जो है डोरमेंसी जो है ब्रेक करने के बाद अनुकूलित वातावरण आने पर बीजों की जैविक क्रियाएं जो है सक्रिय होती है एवं बीज जो है अंकुरित होती है ना? याद रखिएगा कि रसायन के उपयोग के द्वारा जो है सीड को जो है डोरमेंसी यानी कि परिपक्वता अवस्था को बढ़ाया जाता है ना, रसायन के द्वारा। और बच्चों याद रखिएगा तथा ब्रेक जो है किया जा सकता है यानी कि रोका जा सकता है, यानी कि आप समझिए कि किसी भी रसायन का उपयोग करके हम जो है बीज के जो है उपज में यानी कि बीज के जो है परिपक्वता में है ना, इसकी जो है क्या है डोरमेंसी को यानी कि बच्चों परिपक्वता को जो है वो बढ़ाया जा सकता है और रोका भी जा सकता है, यानी ब्रेक भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा और नोट कर लीजिए, आप लोग को नोट कॉपी में करते जाना है कि बीज की परिपक्वता अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। कुछ बीज जो है कुछ महीनों के बाद ही जो है परिपक्वता अवस्था में जो है खो देता है, जबकि कुछ बीज जो है सैकड़ों वर्षों तक जो है डोरमेंसी में ही रह सकता है। सबसे ज्यादा जो है डोरमेंसी प्राप्त करने वाला बीज आर्कटिक के टुंड्रा प्रदेश में पाया गया है, जो कि 10,000 वर्ष तक जो है डोरमेंसी में था। याद रखिएगा सवाल ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि बच्चों याद रखिए आपका सवाल इस प्रकार से रहेगा, बताइए आर्कटिक के टुंड्रा प्रदेश में पाया गया जो बीज है वो कितने वर्षों तक जो है डोरमेंसी के लिए मौजूद रह सकता है या जो है डोरमेंसी कर सकता है, तो आप कहेंगे 10,000 वर्ष तक। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे समझिए कि ताजा आंकड़ों के अनुसार जो है खजूर का जो बीज होता है, ताजा आंकड़ों के अनुसार जो खजूर का जो बीज है ना, जो आपका जो है डेट का जो सीड होता है वो जो है 2000 वर्ष के लिए 2000 वर्ष से जो है प्रसुप्त अवस्था में पाया गया है, जो कि राजा हेरोडस के महल में जो है मृत सागर के पास जो है पाया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक में प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, अरे भाई वही तो चीज है। अच्छा एक बार फिर से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से दिया गया बीज की परिपक्वता यानी कि डोरमेंसी ऑफ सीड, बीजों की वह अवस्था जिसमें जो है उसके अंदर की सभी जैविक क्रियाएं जो है स्थिर रहती है। एक निश्चित जो है प्रसुप्त अवस्था के बाद यानी डोरमेंसी ब्रेक करने के बाद अनुकूलित वातावरण आने पर जो है बीज जो क्या होता है वो अंकुरित होते हैं। याद रखिएगा रसायन के उपयोग द्वारा जो है डोरमेंसी को बढ़ाया ब्रेक किया जा सकता है। याद रखिएगा हिस्टोरिकल टाइमलाइन में याद रखिएगा बच्चों कि 10,000 वर्ष के लिए सबसे ज्यादा जो है डोरमेंसी वाला बीज जो है आर्कटिक के टुंड्रा प्रदेश में पाया गया है और 2000 वर्ष के लिए वर्तमान है ना, वर्तमान वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार है ना, वैज्ञानिक जो है वर्तमान जो समय चल रहा है इसके अनुसार ये देखा गया है कि खजूर का जो बीज है वह क्या है कि 2000 वर्ष के लिए जो है प्रसुप्त अवस्था में पाया गया है, जो कि कहां पर राजा हेरोडस के महल में जो है मृत सागर में पाया गया है ना। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक खत्म हो चुका है। चलिए अब सीड के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब सीड जो है धीरे धीरे जो है फल का निर्माण करती है ना जी, सीडे से ना जो है बीज से ही ना फल बनता है। अब समझिए कि फल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। समझिए बच्चों कि फल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, याद रखिएगा
निषेचन के बाद जो है फ्लावर का अंडाशय यानी ओवरी परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। इस प्रकार फल एक परिपक्व अंडाशय है। ऑब्जेक्टिव में पिछले बार भी पूछा गया था कि फल जो है किस प्रकार का परिपक्व अवस्था है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का परिपक्व अंडाशय है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। आगे देखिए, जैसे ही अंडाशय फल में बदलता है उसके अंदर मौजूद जो है बीजांड सीड में जो है बदलता है। एक फल में जो है मौजूद मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। देखिए, एक फल में जो है मौजूद जो है एक फल जो है उसमें दो ही भाग होते हैं। पहला होता है जो पेरिकार्प वाला भाग और दूसरा सीड वाला भाग, है ना। याद रखिएगा, पेरिकार्प जिसका निर्माण जो है अंडाशय की भित्ति से होता है और सीड यानी बीज का जो निर्माण होता है ये बीजांड से होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं पेरिकार्प की परतों के बारे में, लेयर ऑफ पेरिकार्प के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये एक जो है फल है, जैसे ये मान के चलिए किसका फल है भैया, ये जो है एप्पल का फल है ना। ये एप्पल का फल है यानी सेब का फल है ना। ये सेब है, ठीक है, सेब है। देखिए अब सेब में देखिएगा पेरिकार्प जो होता है वो तीन परतों से भिन्नत होता है, यानी कि जो है घिरा होता है, तीन परतों से बना होता है। पहला होता है एपिकार्प, यह फल की जो है सबसे ऊपरी वाली परत को कहा गया। ये ऊपरी वाला भाग जो है इसको जो है एपिकार्प कहा गया है। और ये वाला जो भाग है जिसको ये गुदा कह सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग जो है मेसोकार्प कहेंगे, यह जो है एपिकार्प के अंदर खाने योग्य वाला गुद्देदार भाग है। इसी को हम लोग खाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाते हैं। और बीच वाला जो भाग है जिसमें कि बीज भी रहता है, जिसमें सीड भी रहता है, इसको जो हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प यह फल का अंदरूनी तथा जो है कड़ा भित्ति होता है जो कि बीज को घेरे हुए रखता है। कुछ जो है गुद्देदार फल जैसे कि आम, नारंगी आदि में यह जो है स्पष्ट, यानी कि ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है ना जी। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी है ना, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आर्किड, याद रखिएगा आर्किड, इसके एक फल में लगभग जो है 1000 सूक्ष्म जो है बीज पाए जाते हैं। तो आर्किड में याद रखिएगा यह एक फल है जिसमें 1000 सूक्ष्म जो है बीज जो है पाए जाते हैं, है ना, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि परजीवी पौधे जो कि पारासिटिक, है ना, पारासिटिक प्लांट्स में स्टेरिगा तथा जो है ओरोबेंच जैसे पौधों में जो है लाखों की संख्या में बीज जो है उत्पन्न होते हैं, है ना। और तीसरा हो गया अंजीर जो कि अंजीर के पौधों में भी लाखों की संख्या में बीज जो है उत्पन्न होते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना जी। आप जो है नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता यानी कि एपोमिक्सिस एंड पोलिम। अरे भाई साहब, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पोलीमेम्ब्रियोनी। अरे भाई साहब, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके सब्जेक्टिव में भी, है ना, अलग अलग स्टेट की बोर्ड की परीक्षा में भी सवाल देखने को मिला है। याद रखिए बच्चों की समानता पौधों में जो है कायिक तथा जननिंग का प्रजनन होता है, परंतु कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि इनसे अलग प्रकार के प्रजनन को दर्शाते हैं। इनमें से जो है जिसको हम लोग कहते हैं असंग जनन एवं बहुभ्रूणता मुख्य है ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए असंग जनन के बारे में अच्छे से समझिए, असंग जनन के बारे में अच्छे से समझिएगा बच्चों, है ना, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। असंग जनन के बारे में, यह एक जो है विशेष प्रकार का प्रजनन विधि है ना, प्रजनन विधि है जिसमें नर युग्मक के संलयन के बगैर ही बीज का निर्माण होता है। इसमें नर का कोई जो है रोल नहीं होता है ना, इसमें कोई रोल जो है नर का नहीं होता है, मेल का नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है ना, उसके बगैर ही जो है बीज का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के बीज का निर्माण जो है ओव्यूल में मौजूद द्विगुणित कोशिकाओं जैसे कि न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस और जो है मेगा स्पोर से होता है तथा ओवरी फल का जो है निर्माण करता है, और ओवरी जो है ये फल का निर्माण कर देता है, ठीक है। और इस विधि द्वारा जो है उत्पन्न बीज जो है मातृ पौधों की बिल्कुल जो है समान होता है, यानी कि जो मादा पौधा होता है उसके बिल्कुल समान होता है। और इसके द्वारा जो है
उत्पन्न जीव को याद रखेगा ओपोमिक्ट कहते हैं। अतः इसे जो है क्लोन भी कहते हैं, यानी कि इसको जो है कहते हैं क्लोन, यानी कि छायाकृति कह सकते हैं ना, एकदम सेम टू सेम है ना, छाया जीरोक्स कॉपी जिसको कह सकते हैं, उसी को कहा गया है, इसे क्लोन भी कहा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बच्चों, अब समझते हैं बहुभुर्णता के बारे में, है ना। अरे ये बहुभुर्णता वही टॉपिक था ना, इसको हम पीछे पहले भी बताए, हाँ वही है। चलो आगे देख लीजिए, इसको समझिए। बहुभुर्णता के बारे में, एक बीज में जो है कई भ्रूण यानी एम्ब्रियो जो है के पाए जाने को बहुभुर्णता कहते हैं, यानी कि एक ही बीज में कई तरह अलग मतलब बहुत ज्यादा जो है अगर एम्ब्रियो पाया जाता है, याद रखिएगा, एक ही बीज में कई भ्रूण पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, बहुभुर्णता कहेंगे, है ना। याद रखिएगा, यह जो है कई कारणों से हो सकता है, कई कारणों से। तो पहला कारण यह है कि एक भ्रूण कोश में एक से अधिक जो है अंड कोशिका के निषेचन होने से, या एक ओव्यूल में कई जो है एम्ब्रियो शेक यानी भ्रूण कोश के उपस्थित होने से ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये होने से ऐसा हो सकता है। दूसरा है कारण ये है कि एक ही ओव्यूल में मौजूद विभिन्न कोशिकाओं जैसे कि, है ना, अरे ये चीज तो हम पहले बता चुके थे, ये हम बता चुके थे। अगर मान के चलो एक ही ओव्यूल में मौजूद अलग अलग कोशिकाओं के निषेचन हो जाता है, जिसके कारण से ये जो है कई भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कि जो है बहुभुर्णता कहलाता है। ये चीज हम आप लोगों को पहले ही बताए थे, दूसरा कारण बता चुके थे। तीसरा कारण ये है कि भ्रूण का जो विकास है वो ओव्यूल के न्यूक्लियस या इंटेगमेंट की सेल से होने पर भी ऐसा हो सकता है ना। इस प्रकार से जो है 3 कारण को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा अब यहाँ समझिए बच्चों, अनिषेक जनन और जो है अनिषेक फलन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, है ना। पैर्थेनोजेनेसिस और यहाँ पे क्या है, हाँ, पार्थेनोकार्पी। चलिए अनिषेक जनन के बारे में, यह एक विशेष प्रकार का क्या है, एपोमेक्सिस है। इसमें मादा युग्मक के निषेचन के बगैर ही बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार का बीज जो है अगुणित n या द्विगुणित 2n हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे अनिषेक फलन के बारे में समझेंगे। याद रखिएगा, अगर निषेचन के बगैर जो है फल का निर्माण हो रहा है ना, फल का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक जो है फलन कहेंगे। यानी कि इसमें क्या है कि फल का जो निर्माण हुआ है वह निषेचन के बगैर ही फल बन चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा बताइएगा पॉइंट, इस प्रक्रिया में ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स विकसित नहीं होता है, अतः बीज रहित यानी कि सीडलेस जो है फल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, सीड नहीं होता है। इस प्रकार के फल में जो है बीज हुबे नहीं करता है ना, बीज नहीं होता है, बीज मौजूद ही नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से इस प्रकार का फल अंगूर, केला तथा सेब, नाशपाती, अनानास आदि हो सकते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका जो है उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, अनिषेक फलन का उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा अब जो है नोट में याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कृत्रिम अनिषेक फलन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये कृत्रिम के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा बच्चों। एक्साइन हार्मोन के उपयोग द्वारा भी इस प्रकार का फल विकसित बीज रहित प्राप्त किया जा सकता है ना। आजकल जो है कृत्रिम रूप से कई प्रकार के फल जो है मार्केट में आ चुके हैं, है ना। इसको याद रखिएगा, इंक्लूडेड पार्थेनोकार्पी यानी कृत्रिम अनिषेक फलन। याद रखिएगा बच्चों, अनक्साइन है, याद रखिएगा, ऑक्सिन है ना। हार्मोन के उपयोग द्वारा जो है इस प्रकार का फल जो है विकसित बीज रहित प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को जो है इंक्लूड, है ना, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम अनिषेक फलन कहा जाता है। वर्तमान समय में जो है अत्यधिक स्तर पर इस विधि का उपयोग करके बीज रहित फल का प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हम लोग टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और ये आपका जो चैप्टर जो है यह चैप्टर पूरी तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों का समाप्त हो चुका है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है उसका जो है 3 पार्ट है,
3 पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसका क्या है 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है, 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड आज की क्लास में, है ना। तो ये तीनों पार्ट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका जो है क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्द कराया जाएगा। तो आप जो है तीनों पार्ट को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और कहीं पे डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप का जो है लिंक आपको दिया गया है, तो व्हाट्सएप में जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, भैया हमको समझ नहीं आया, आपको एक बार फिर से जो है टॉपिक को बता देना चाहिए, टॉपिक बता दीजिए तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी बच्चे अभी तक जो है बैच में ज्वाइन नहीं किया, बैच में आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।